आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से संबोधन। कहा, बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। कहा कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन में 27% की वृद्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन पंजीकृत। योजना के तहत 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को प्राप्त हुए दावे। सूक्ष्म उद्यमों की पंजीकरण संख्या पिछले 14 महीनों में 1.5 करोड़ के पार। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष 11 जनवरी को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म किया था लॉन्च। बारिश एवं ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का राज्य सरकारें दे रही हैं मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के लिए दिए निर्देश। 2 मार्च तक 50 जिलों के 7,000 से अधिक किसानों ने मुआवजे के लिए दिए आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया और इस विशाल जनसभा में देश भर की लाखों महिलाएं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। पीएम ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा है। और आपको हम फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वहां कई महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए और साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। और पश्चिम बंगाल का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लखपति दीदी बनाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी महिलाएं थी उनको आश्वासन दिया है। राष्ट्र सहायता समूह है साथियों। इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहली बार किसान महिलाओं को पैसा मिला है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने, मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए
हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को दावे प्राप्त हुए हैं। और इस दौरान किसानों ने प्रीमियर के अपने हिस्से के रूप में लगभग 31,139 करोड़ रुपए चुकता किए हैं, जिसके आधार पर उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान दावे के रूप में किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम के लिए उन्हें लगभग 500 रुपए दावे के रूप में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में साल दर साल 33.4% और 41% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42% गैर ऋणी किसान हैं। प्रीमियर के मामले में वैश्विक स्तर पर यह तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है जो 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से सुरक्षा मिलती है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण योजना के तहत कवरेज साल दर साल बढ़ रही है और किसान बैंकों से ऋण लेने के बजाय स्वेच्छा से इस योजना की सदस्यता ले रहे हैं। सरकार ने योजना के तहत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। सूक्ष्म उद्यमों के पंजीकरण के लिए शुरू किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के पंजीकरण की संख्या पिछले 14 महीनों में 1.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों के पंजीकरण के लिए पिछले वर्ष 11 जनवरी को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। जिन सूक्ष्म उद्यमों के पास वस्तु एवं सेवा का नेटवर्क नहीं है, उन्हें उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के भविष्य को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखती है। केंद्र अपनी ओर से पूंजी से लेकर प्रतिभा तक विभिन्न मोर्चों पर उनके संसाधन को बेहतर बनाने के लिए बीते 10 सालों में हर संभव प्रयास भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहल इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। बीते 10 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है।
एमएसएमई के बजट में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। 26 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का बजट 2024-25 में 22,137.95 करोड़ हो गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में दिसंबर 2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 थी। एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 है। फरवरी 2024 तक 1.40 करोड़ से अधिक एमएसएमई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उद्यमियों को आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट 20 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए सूक्ष्म नैनो उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक और योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। वहीं कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी गई है। मेड इन इंडिया खिलौने के निर्यात को और बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए और भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्री फंड, बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति योजना, कौशल विकास योजना, SC/ST और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। कोविड के दौरान विशेष रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी एमएसएमई सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का एमएसएमई सेक्टर यूं ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों को बढ़ावा देने में उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को कौशल दक्षता के साथ आत्मनिर्भर बनाने के साथ नवीन कृषि तकनीक से जोड़कर किसानों को उद्यमशील बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक से। राजधानी नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में कई तरह के इश्यूज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों की तरक्की के विकल्प कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चिंता मनन हुआ है और साथ ही साथ आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए CSR फंडिंग की भी बात की गई है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक। सर, ये जो सम्मेलन हुआ है उसकी सार्थकता क्या है? इस पूरे सम्मेलन की सार्थकता ये है कि ये सम्मेलन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो हमारे किसान हैं, उन सब के आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए, विद्यार्थियों के एकेडमिक उन्नयन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जो मुख्य आकर्षण इसमें है वो ये है कि किस तरह से आप स्किल डेवलपमेंट छात्रों में करते हैं और किस तरह से आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अन्य विधाओं में भी अपने को महारत हासिल कर सकें और किस तरह से वो अलग अलग जो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट का भी कोर्स ले सकता है और किस तरह से वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक से जो है ACB के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। साथ में ये बात चल रही है कि कृषि को किस तरह से परिवर्तित करें, किस तरह से हम लोग विविधीकरण करें कृषि का, किस तरह से हम लोग मशरूम उगा करके किसानों की
आय को बढ़ाएं, कैसे हम बी कीपिंग करें, कैसे हम गोटरी करें, कैसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री करें, कैसे हम सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दें, कैसे हम प्लास्टिक कल्चर का प्रयोग करें पूरे एग्रीकल्चर में, जिससे कि वीड्स को कंट्रोल किया जा सके, और किस तरह से हम जहाँ खेती में पानी की दिक्कत है, जैसे राजस्थान में है पानी की बहुत दिक्कत है, तो वहाँ पर किन फसलों की हम खेती करें। तो आप लोगों को सबको पता है कि पिछला जो साल था वो मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया, और मिलेट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग कहते हैं ये क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है। राजस्थान में जो दक्षिणी साउथ की राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पानी की उतनी कमी नहीं है जितना राजस्थान में पानी की कमी आप समझते हैं। जैसे उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है, या बांसवाड़ा की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, या डूंगरपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पर सारी व्यवस्था पानी की है। तो वहाँ पर अन्य जो फसल हैं, विशेष रूप से जो फल हैं, और बांसवाड़ा का आम तो जग प्रसिद्ध है। और इसी तरीके से बांसवाड़ा में आप जानकर ताजुब आपको होगा कि मक्के की 3 फसलें लेते हैं। रबी और खरीफ तो लेते ही थे, अब जायद में भी वो लेने लगे। और मैंने तो उनको कहा कि अब आप ये सब को छोड़िए और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, और मक्के में आप 3 तरह से मक्का लीजिए। एक तो आप सामान्य मक्का जो लेते हैं वो लीजिए, और एक आप बेबी कॉर्न लीजिए, उसकी मार्केट आपको करवाते हैं, और तीसरा आप जो अमेरिकन कॉर्न है, जो जिसके कि जो मीठा होता है और जिसको उबाल के खाते हैं, जो भून के खाते हैं, तो उसका जो जिस समय वो तोड़ा जाता है उस समय पौधा हरा होता है। तो वो जो हरा पौधा होता है वो हमारे गाय भैंसों के लिए चारे का भी काम करता है। और साथ में मैंने उनको ये कहा कि आप पॉपकॉर्न के लिए जो मक्का प्रयोग होती है उसका भी उत्पादन करें, और वो सीधे पूरा का पूरा भुट्टा बिक जाता है। उसके लिए आपको दाने निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोगों ने दाने निकालने की भी एक मशीन तैयार की है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने असातीत काम किया है। हम लोगों ने धान की पराली से बायोचार बनाया है जो कार्बन को बढ़ाता है, और इसे पैरोलिसिस करके इस विधा को हमने पेटेंट भी किया और इसकी मशीन भी बनाई है। इस तरह से हमने 1 वर्ष में 13 पेटेंट किए हैं। तो ये थे महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटका, जिनका मानना है कि आईसीआर के वाइस चांसलर और निदेशकों की जो सम्मेलन हुआ है उसमें एक और जहाँ कृषि में एजुकेशनल स्किल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में उन्नयन कर किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता किसान की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिया है, ताकि 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने में लापरवाही न करने की हिदायत भी दी है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात के जम्बूसर मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2600 रुपए, जो 5 मार्च को 400 रुपए उछलकर 3000 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 4 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2350 रुपए, जो 5 मार्च को 50 रुपए बढ़कर 2400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2570 रुपए, 5 मार्च को 10 रुपए गिरकर भाव 2560 रुपए रह गया। राज्य के लखीमपुर में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2520 रुपए, 5 मार्च को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2500 रुपए क्विंटल रह गया।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 7.24 लाख टन कम है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1127.43 लाख टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। गुजरात में गन्ने की रुपाई करें, साथ ही गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत से घास फूस निकालें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान की रुपाई करें। गुजरात में बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई कर ले। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई करते रहें। किसान टमाटर के खेत में निराई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले, वहीं आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। गुजरात में प्याज के खेत में सिंचाई कर ले। राजस्थान में सरसों की कटाई कर सकते हैं। किसान चने की कटाई कर ले। इसके साथ ही प्याज के खेत में सिंचाई करते रहें। वहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। राजस्थान में काबुली चने की कटाई कर ले। इस समय जौ के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान लाल मिर्च की रुपाई करते रहें। किसान भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यही कद्दू की बुआई करे। वही मेथी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मेथी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। राजस्थान में उड़द की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गोभी की रुपाई कर ले। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कई नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल में भी सफर किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने गाजियाबाद के मुरादनगर में दोहाई से उत्तरी मोदी नगर तक दिल्ली मेरठ RRTS खंड का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में
इन स्पेस के तकनीकी केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। संदेशखाली के शाहजहां के संबंध में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कलकत्ता हाई कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। 8 मार्च को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। उससे पहले तमाम राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हो रही है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पहले सफल द्विपक्षीय हाथ प्रत्यारोपण किया गया। एक महिला जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, उसने अपने अंगों का दान दिया और उसके हाथों ने इस पेंटर के लिए रास्ता ढूंढ लिया जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। झारखंड में दुमका पुलिस ने हाल ही में हुए विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुए गैंग रेप मामले में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने वारदात के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति की सिफारिश पहले से मौजूद सफारी पर भी लागू होगी। तो अब आइए नजर डाल लेते हैं आखिर में एक बार फिर से हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से संबोधन। कहा, बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। कहा कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन में 27% की वृद्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन पंजीकृत। योजना के तहत 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को प्राप्त हुए दावे। सूक्ष्म उद्यमों की पंजीकरण संख्या पिछले 14 महीनों में 1.5 करोड़ के पार। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष 11 जनवरी को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म किया था लॉन्च। बारिश एवं ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का राज्य सरकारें दे रही हैं मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के लिए दिए निर्देश। 2 मार्च तक 50 जिलों के 7,000 से अधिक किसानों ने मुआवजे के लिए दिए आवेदन। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।